क्लियर। यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 6। कौन सा? मॉड्यूल 6। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। डियर, हम लोग जानते तो हैं ये कि जो इंफॉर्मेशन होता है यानी हमारे जो गुण है वो हमारे बेटा में जाएगा। आपका जो गुण है वो आपके बेटा में जाएगा, आपके पिताजी का गुण आप में आया। तो ये आखिर हुआ कैसे, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? तो जब जेनेटिक मटेरियल की बात होती है तो जेनेटिक मटेरियल कि भाई किसका जेनेटिक मटेरियल लें, है ना। तो उस रेस में कई सारे बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपना योगदान देना स्टार्ट किया। जब वो अपना योगदान देना स्टार्ट किए तो देखा गया, एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि न्यूक्लिक एसिड का यूज करके हम लोग एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हुए एक स्ट्रक्चरल डायग्राम करते हैं, ड्रॉ करते हैं। और उन्होंने एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया और इवन सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ ही नहीं किया, उसका 3D डायग्राम भी, स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करके चेक किया। और इस तरीके से जो है जो स्ट्रक्चर्स है डीएनए का वो जो है हमारा डेवलप हुआ। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डीएनए है ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स है, जो कि बाय द बिगिनिंग ऑफ 1950 यानी जब 1950 स्टार्ट हुआ था तो उस समय के शुरुआती दौर में ये चीज़ें देखा गया। क्या किया गया कि अरेंज किया गया जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसका न्यूक्लिक एसिड के पॉलीमर के साथ, और उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स में फॉर्म किया गया। और जब प्रॉपर स्ट्रक्चर में फॉर्म हुआ तो पता चला कि हाँ ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स हमारा हो सकता है, और उसे फिर हम लोग नाम दिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी DNA, उसको जो है हम लोग नाम दे दिए। क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड का कॉम्बिनेशन था इसलिए जो है इसमें न्यूक्लिक एसिड हमारा नाम जुड़ जाता है, जिसका 3D स्ट्रक्चर्स लाइक कुछ इस तरीके का होता है जो कि डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स आपका होता है। और जो पार्शियल केमिकल स्ट्रक्चर्स आपका वो देखने को मिला, यानी जो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर्स मिला वो कुछ इस तरीके का आपका जो है देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, राइट। अब ये जो है मैं मात्र 2 स्टेप लिखा, आप एक स्टेप और क्या कर सकते हो? अगेन जब हम लोग इसको और नीचे करेंगे तो यहाँ पे जो है C और G आएगा, फिर और नीचे करेंगे, है ना, और नीचे करेंगे तो क्या आएगा? A और T आएगा। स्ट्रक्चर सेम रहेंगे। यहाँ पे अगेन जो है हमारा क्या होगा? अगेन यहाँ पे हमारा एक बॉन्ड जुटेगा, जो कि क्या जुटेगा? यहाँ पे अगेन एक और हमारा बॉन्ड जुटेगा। क्या जुटेगा? यहाँ पे जोड़ देंगे CH2 और फिर ये O, P, O डॉट, यहाँ पे O, यहाँ पे डबल डॉट, और फिर इधर भी वही चीज़ करेंगे। मतलब अल्टरनेट एक दूसरे के करके, और ये कैसे बन रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड से बन रहा है। किससे बन रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड से बन रहा है। इसलिए इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देंगे। तो इसलिए मैं 2 का ही लिया, और अगर 4 का लोगे तो बस ये CG का पोजीशन जो है चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारी फॉर्मेशन जो है सेम होगा। ये डॉट वगैरह सारी चीज़ें सेम होगी, स्ट्रक्चर वगैरह सारा सेम होगा। बस सिर्फ और सिर्फ चेंजेस क्या होगा? C और G, और ये इधर का उधर और उधर का इधर जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो जब ये A यहाँ पे आएगा तो A के साथ पूरा जुड़ा हुआ है ना, तो ये पूरा A के साथ जुड़ा हुआ है तो ये इधर उठ के आ जाएगा। और जब ये G है तो G के साथ यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है तो G वाला उधर चला जाएगा। तो जो इधर है वो उधर चला जाएगा, उधर वाला इधर आ जाएगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर जो इंड वाला है वो सेम टू सेम आपका रहने वाला है। ये जो DNA
का स्ट्रक्चर्स डेवलप किया गया, 3D स्ट्रक्चर्स। इसमें एक मॉडल बहुत ज़्यादा वर्क करता है और उसी पे बेस्ड ये मॉडल जो है आपका बना था, जिसको बैटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ पे लिख सकते हो बैटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, इस मॉडल के अंतर्गत क्या हुआ कि मॉडल कहता है कि जो डीएनए है वो एग्जिस्ट करता है डबल हेलिक्स में। ऑब्वियसली भाई डबल हेलिक्स में एग्जिस्ट करता है, अच्छी बात है। जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो 2 अनब्रांच्ड पॉलीन्यूक्लिक स्ट्रैंड है। दो ये जो स्ट्रैंड मान लो कि एक स्ट्रैंड एक है, ये है, और एक स्ट्रैंड ये है। ये दोनों जो है ये पॉलीन्यूक्लिक स्ट्रैंड से बने होंगे। जो पॉलीन्यूक्लिक एसिड हो स्ट्रैंड होगा, हर एक चेन का या स्ट्रैंड जो होगा ईच पॉलीन्यूक्लिड, वो कंसिस्ट करेगा सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को। क्या करेगा, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को, जो कि लिंकेज होगा, किससे लिंक होगा, पॉलीडाइस्टर बॉन्ड से। पॉलीडाइस्टर बॉन्ड से ये क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, ऑब्वियसली जुड़ा हुआ है। जो पॉलीन्यूक्लिक स्ट्रैंड है वो क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा, मतलब एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। ऑब्वियसली भाई यहाँ पे CG है तो यहाँ पे फिर आएगा तो GC था तो CG हो गया, फिर AT था तो यहाँ पे TA हो गया, मतलब चेंज हो रहा है, यानी एंटी पैरेलल है और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिला। ऑब्वियसली डियर एक दूसरे के अपोजिट में देखने को मिला। तो ये उनका पहला स्टेटमेंट था। किनके द्वारा, ये जो मॉडल दिया गया था वैटसन एंड क्रिक मॉडल, इस मॉडल का पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो स्टैंड है, जो 2 स्टैंड है वो क्या है, एक दूसरे से क्वाइल्ड नहीं है, है ना, एक दूसरे से क्वाइल्ड मतलब एक दूसरे से मुड़ झकड़ नहीं है, लेकिन वो डबल स्टैंड क्वाइल्ड है अपने आप में। क्या ये इसके ऊपर ओवरलैप है, नहीं। क्या ये इससे जुड़ा हुआ है, नहीं, लेकिन ये यहाँ पे और यहाँ पे जुड़कर ये डबल स्टैंड को क्या कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, और ये एक एक्सिस होगा, है ना, जो डीएनए का यह स्ट्रक्चर्स है वो एक एक्सिस होगा जिसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ बराबर हिस्सेदारी होगा। दोनों तरफ जो हिस्सेदारी होगा वो इक्वल होगा। मान लो यहाँ पे अगर हमारा GC है तो A और T है, तो ये जो है इस तरीके से, यहाँ पे फिगर थोड़ा टेढ़ा हमसे बना है। ठीक है, फिगर जो है हमसे थोड़ा टेढ़ा बना है। आप थोड़ा सीधा बनाएंगे तो आपको लगेगा कि आधा पार्ट इधर आ रहा है और आधा पार्ट इधर आ रहा है। हम मेरा लग रहा है कि मैक्सिमम पार्ट इधर आ गया है, उधर थोड़ा कम चला गया। तो भाई हाथ से बनाए ना तो थोड़ा एरर तो होगा, बट आप बनाना थोड़े अच्छे स्केलिंग से। जैसे देखो ये लाइनिंग क्या है, ये लाइनिंग मेरा तिरछा गया, लेकिन ये लाइनिंग क्या होना चाहिए, सीधे होना चाहिए। ये लाइनिंग के इक्वल आना चाहिए यहाँ पे। अगर ये लाइनिंग हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, देखो अगर यहाँ पे अगर इसको ड्रॉ करें तो ये तो आधा कट जा रहा है, जबकि ये लाइन से उधर ही रहना चाहिए। यहाँ से ये मुड़ रहा है तो ये ऐसा मुड़े कि ये लाइन से उधर ही जाए, तब ना ये लाइन और ये जो मिडिल एक्सिस होगा, कॉमन एक्सिस होगा, उससे जो डिस्टेंस होगा वो 1 mm का होना चाहिए, ये आउटर से उस एक्सिस से। तो हमारा तो गलत है, तो फिगर थोड़ा है, बट आप जो है सीधा बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तीसरा ये जो मॉडल है, इस मॉडल का जो तीसरा पॉइंट है वो कहता है कि बेस पेयर जो है वो एक स्पेसिफिक एडेनिन होता है, जो कि ऑलवेज एक थाइमीन और ग्विनिन का एक पेयर बनाता है। किसके साथ, तो साइटोसिन के साथ। किसके साथ, साइटोसिन।
जो एडेनिन है वो पेयर बनाता है थाइमिन के साथ, और जो ग्वेनिन है वो पेयर बनाता है साइटोसिन के साथ। मतलब G और C और A और T एडेनिन थाइमिन, ग्वानिन साइटोसिन, तो ये एक दूसरे के साथ क्या करता है, पेयर बनाता है, या अल्टरनेट भी हो सकता है, पहले साइटोसिन और ग्वानिन और यहाँ पे आ जाओ थाइमिन और एडेनिन, तो मतलब अल्टरनेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ बेस पेयर बनाएगा। जो बेस पेयर होगा वो हर एक बेस पेयर एक प्यूरिन को कंसिस्ट करेगा और एक पायरिमिडिन को कंसिस्ट करेगा। वंस द सीक्वेंस जो होगा, मतलब सीक्वेंस जैसे ही बेस पेयर का कंप्लीट होगा, अगर एक स्ट्रैंड पे देखेंगे, है ना, इसका एक स्ट्रैंड निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि या तो थाइमिन किसी में गायब है या तो किसी में ग्वानिन गायब है, मतलब कोई आधा ही पार्ट आपको जो है नजर आएगा, पूरा का पूरा पार्ट वहां पे नजर आपको नहीं आने वाला है। चौथा पॉइंट कहता है कि जो पॉलीन्यूक्लिड स्ट्रैंड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधा हुआ रहता है और वहां पे अपोजिट, है ना, अपोजिट स्ट्रैंड में बेस में बना होता है। हाइड्रोजन ऑब्वियसली भाई CH2 हाइड्रोजन, है ना, यहाँ पे आ जाओ CH2 हाइड्रोजन, यार इधर तो हाइड्रोजन ही जाएगा ना, तो इसलिए हाइड्रोजन से ये क्या होता है, बंधा हुआ रहता है। जो पॉलीन्यूक्लिड स्ट्रैंड है वो यहीं पे देख लो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, तो हर जगह हाइड्रोजन आपको जो है देखने को मिलेगा। जो एडेनिन और थाइमिन है वो कनेक्टेड होता है विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और जो ग्वानिन होता है और जो साइटोसिन होता है वो कनेक्टेड होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। फिर पांचवा पॉइंट इस मॉडल के द्वारा कहा गया कि जो एक एंड है हमारा स्ट्रैंड का वो 5' होता है और एक एंड जो है वो हमारा होता है 3'। 3' का मतलब होता है कि जहां पे 3 कार्बन का पेंटोज फ्री हो और एक 5 कार्बन का पेंटोज शुगर हो। माने 5' का मतलब 5 कार्बन पेंटोज और 3' का मतलब 3 कार्बन पेंटोज, जो कि एंड में आपको देखने को मिलेगा। और अंतिम और लास्ट पॉइंट कहता है कि जो ईच बेस पेयर है स्ट्रैंड का वो 30 डिग्री टर्न करता है। जो हर एक बेस पेयर है स्ट्रैंड का वो क्या करता है, 36 डिग्री टर्न करता है। 1 फुल टर्न ऑफ हेलिक्स स्ट्रैंड, मतलब अगर पूरा टर्न करवाना है 360 डिग्री, अगर उसे अगर हमें टर्न करवाना है तो क्या होगा, वो इन्वॉल्व करेगा बेस पेयर को, क्योंकि बेस पेयर उसके साथ रहेगा तभी तो वो 360 डिग्री टर्न करेगा। और जो बेस पेयर है उसके स्लैग की बात किया जाए तो वो 3 to 4 एंगस्ट्रॉम पार्ट मतलब दूर होता है। मतलब अगर बात किया जाए जैसे यहाँ से और यहाँ से, मतलब एक स्ट्रैंड यहाँ पे आया है ना, तो एक स्ट्रैंड का बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 3.4 नैनोमीटर आपको यहाँ पे जो है देखने को मिला। यानी जो पिच जिसको कह सकते हैं, है ना, पिच ऑफ DNA, वो हमारा 3.4 नैनोमीटर होगा। यहाँ पे नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। या फिर इसको जो है हम लोग 34 × 10⁻⁻10 भी कह सकते हैं। तो 34 और 10⁻⁻10 को हम लोग A इस तरीके से एंगस्ट्रम से दर्शाते हैं, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी जो पिच है वो कितना है, या तो 34, यहाँ पे 34 एंगस्ट्रम लिख दो इस तरीके से, या फिर 3.4 नैनोमीटर लिख दो
दोनों ही हमारा क्या है, सेम है, बराबर है। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स किसके द्वारा कहा गया, बैटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के द्वारा। तो अभी जो पॉइंट मैंने यहाँ पे इस फिगर की मदद से समझाया, वो सारी चीजें आपको जो पीडीएफ मिलेगा, है ना, ये जो पीडीएफ आपको मिलेगा आपके कोर्स में, उसमें सारी चीजें लिखा हुआ है डियर, सारी पॉइंट्स 1 बाय 1 सारी चीजें लिखा हुआ है ना। मुझे नहीं लगता है कि इसको पूरा लिखवाने की ज़रूरत है, क्योंकि लिखवाने में थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा और थोड़ा पॉइंट भी बड़ा बड़ा है। ठीक है, तो आप लोग मैसेज कर देना अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं लिखवाना चाहिए, तो मैं लिखवा दूंगा एक अनदर वीडियोज़ में। ऐसे पीडीएफ एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि जो पॉइंट मैंने बताया वही पॉइंट्स इसमें बस हूबहू वही चीज़ें दिया हुआ है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है, कोई ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे जो है आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, एक नया पॉइंट है इसी में, मतलब इसके बाद है, जो कि है आपका चारगफ रूल्स। चारगफ रूल ये क्या कहता है, देखो ये कहता है कि जो प्यूरिन था और जो पायरिमिडीन्स था, प्यूरिन और जो पायरिमिडीन था वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब कि A प्लस टी इक्वल टू जी प्लस सी, सॉरी ठीक है, ये है ना, प्यूरिन और जो पायरिमिडीन है, ये आपका प्यूरिन हो गया, यानी सम ऑफ प्यूरिन्स, और यहाँ पे सम ऑफ पायरिमिडीन, ये दोनों जो है आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कौन कहता है, चारगफ्स रूल। दूसरा कहता है कि जो एडेनिन है यानी ए और जो थाइमिन है वो भी बराबर होगा, और जो ग्विनिन है और जो साइटोसिन है उसका अमाउंट भी बराबर होगा। तो ये दोनों का सम, ये दोनों के सम बराबर होगा। ऑब्वियसली जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों का सम आपस में तो बराबर होगा ही ना। वही तो ये कहता है, ये रूल क्या कहता है, यही तो यहां पे कह रहा है। और जो डाईऑक्सीराइबोज है ना, तीसरा पॉइंट कहता है कि जो डाईऑक्सीराइबोज है, राइबोज शुगर है, और जो फास्फेट कंपोनेंट है एंड फास्फेट कंपोनेंट, कौन सा, ये वाला, ये फास्फेट कंपोनेंट है, occurs in equal proportion or occurs in equal proportions। कैसे होगा, इक्वल प्रोपोर्शन में पाया जाता है। तो बस ये चारगफ रूल के द्वारा ये कहा गया, उन्होंने इस पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया। आई होप कि आज का ये जो सेशंस था ये आपको पसंद आया हो। बाकी की जो इस टॉपिक में आगे की जो पॉइंट्स है उसको हम लोग आगे के एपिसोड में यानी वीडियोस में देखेंगे, डिटेल करेंगे, समझेंगे, जानेंगे क्या है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।